बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर और जनरल पब्लिक भी मेरे से इलाज लेना चाहती है। दूरी के कारण वो टेलीफोन पर संपर्क करते हैं मुझसे और टेलीफोन पर ही अपना केस देकर मेडिसिन जानना चाहते हैं। तो जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये टेलीफोन पे दिया गया केस है और इसकी ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए मैंने यहाँ पर पेशेंट की आवाज़ का प्रयोग किया है। ये आवाज़ कुछ हद तक एडिटेड है क्योंकि जो कुछ भी पेशेंट की आइडेंटिटी है उसको एक्सपोज ना करके उसको छुपाने के लिए इस एडिट में से वो कुछ पोर्शन एडिट किए गए हैं जिसमें कि उसका नाम पता हर प्रकार की आइडेंटिटी छुप जाए। हालांकि ऐसा पेशेंट ने मुझसे नहीं कहा था। पेशेंट ने तो मुझको ये अपनी कॉन्सेंट दी हुई है कि आप इस वीडियो का ऑडियो का इस्तेमाल वीडियो जनता के साथ शेयर कर सकते हैं, पर फिर भी मैं हर ऑडियो को एडिट करता हूं ताकि पेशेंट की आइडेंटिटी को छुपाया जा सके, क्योंकि मेरा उद्देश्य है वीडियो बनाने के पीछे या केस शेयर करने के पीछे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को होम्योपैथी सिखाना होता है। जो मैं मेथड करता हूं, जो भी मेरा अनुभव है उसको शेयर करना होता है। तो इसी भावना से ये मैंने किया है और आगे भी जितने भी केसेस जो ऑडियो केसेस हैं वो सब इसी भावना के तहत बनाए गए हैं। तो ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर की पत्नी का केस है। ये दोनों ही होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी नॉलेज होम्योपैथी की रखते हैं। सेमिनार्स वगैरह भी ये लोग करते हैं ताकि जब इतना सेमिनार करते हैं वहाँ स्पीकर होते हैं तो इसका मतलब है कि इनको होम्योपैथी की अच्छी समझ है। परंतु किसी कारण से, क्योंकि अपना परिवार का केस होता है, तो लोगों को दिक्कत होती है उसकी भावनाओं को समझने के लिए, क्योंकि हम उसको रोज़ देखते हैं पेशेंट को, उसकी बहुत सारी आदतों के बारे में परिचित होते हैं। तो इसलिए हम बहुत अच्छे से उसको परसीव नहीं कर पाते हैं। हमको लगता है कि भाई ये तो इसकी आदत है, ये तो बोलता ही रहता है, अभी कल ही दवाई दी थी, आज ये फिर दवाई मांग रहा है, वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ भी फीलिंग हो सकती है। पर हमको बिल्कुल अनप्रेजुडाइज्ड होकर रोगी का जो भी अपने पारिवारिक सदस्य है उसका इलाज करने में हमें ये बाधाएं हमारे दिमाग में आती हैं, तो अच्छे से केस नहीं हो पाता है। इसी कारण से इसने मुझे फ़ोन करके अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए कहा है। तो यहाँ अब मैं इन लोगों के साथ जो भी वार्तालाप हुआ है उसकी ऑडियो क्लिप आपको सुनवा रहा हूँ। तो अगली वॉइस जो आएगी वो डॉक्टर की होगी और उसके बाद उसकी पत्नी की यानी पेशेंट की होगी। आपको मैसेज किया था थोड़ी देर पहले। हाँ सर, बात कर सकते हैं अभी? हाँ, एक्चुअली मेरे मिसेस है ना, उनको हाँ अभी 2-3 दिन से सर लूज मोशन हो रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद से मेडिसिन देने के बाद थोड़ा कम हो गया। लोमोटिल दिया था तो कम हो गया, लेकिन फिर हो रहा था। तो उसके बाद मैंने जो अपने होम्योपैथी के ड्रॉप्स रहते बैक्सन के डायरिया के वो दिए थे। उससे एक दिन आराम रहा, लेकिन फिर शुरू हो गया। फिर एकदम पानी जैसा लूज मोशन हो रहा था। तो फिर मैंने कल रात को पोडोफाइलम 200 का एक डोज दिया था उनको। तो उससे थोड़ा पेट दर्द थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन लूज मोशन अभी भी कंटिन्यू है सर उनको। और अभी लूज मोशन कंटिन्यू है, लेकिन रात को क्या हुआ सर, जैसे लूज मोशन के बाद वो उनको वीकनेस आया। तो वो ऐसे बोल रहे थे कि मुझे चक्कर आता है, काफी कमजोरी लगती है, और उसके बाद बोलती कि मैं बचूंगी नहीं, मैं जीऊंगी कि नहीं, ऐसा मुझे लगता है, ये बीमारी की वजह से मुझे परेशानी होती है। ये सर अभी 2-3 दिन से लूज मोशन हुआ, ये बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा नहीं है। 8-10 महीने से उनको 3-4 बार ऐसा हुआ है लूज मोशन का। तो जब जब उनको ऐसा तकलीफ होता है, तो जब बीमारी थोड़ी बढ़ जाए, नहीं ये बीमारी मुझे कुछ
तकलीफ देती है तो मैं जीऊंगी कि नहीं, ये बीमारी में खत्म हो जाऊंगी, ऐसा उनको बार बार लगता है। समझ आऊंगा भाई, इसका मतलब कुछ पहले से गड़बड़ चल रही है ना तो उनको। हाँ सर, अभी सर लास्ट दिसंबर में प्रेगनेंसी थी उनको, तभी हाँ। हमारे छोटा बेबी था 2 साल का। हाँ। तो उसको बहुत ज्यादा लूज मोशंस का तकलीफ था, तो उसको एडमिट किया था। अच्छा। तो हाँ, तो वो टाइम पे वो बच्चे की तकलीफ देख के पैनिक हो गई बहुत ज्यादा। हाँ। तो वही गड़बड़ में हॉस्पिटल में उनको मिसकैरेज हो गया था। अच्छा। हाँ, तो इतना हेवी ब्लीडिंग हुआ था सर उनको कि उनका हीमोग्लोबिन जब 11.5 से 7.5 तक आ गया था एक ही दिन में। अच्छा। बेहोश हो गई थी। फिर सुबह में उनको डीएनसी करवाया, एडमिट थी। तो दूसरे दिन होश में आ गई। हाँ। लेकिन तब से उनकी जो तकलीफें है वो शुरू ही है। मतलब दिसंबर से चल रही है। हाँ, दिसंबर से चल रही है। उसके बाद 3 बार वो हॉस्पिटलाइज हो गई लूज मोशंस के लिए। अच्छा। और बीच बीच में ऐसा हो रहा है कि जब वो तकलीफें होती है उनको लूज मोशंस की, उसकी वजह से वीकनेस, हाँ। तो वो टाइम पे उनको ऐसा लगता है, उनके दिमाग की स्थिति ऐसी हो जाती है कि ये बीमारी क्या हो गई है मुझे, ये मुझे बार बार बीमार पड़ती हूँ, हाँ। कि इसमें बचूंगी कि नहीं बचूंगी, हाँ। ये हाँ। बीमारी में ये खत्म हो जाऊंगी मैं, ऐसा उनको लगता है। फिर तुमने और क्या तो किया? अब मुझसे क्या हाँ चाहते सर, हो तुम? क्या हुआ सर? अब मुझसे क्या चाहते हो? हाँ सर, अभी उनको अभी कल भी ऐसे ही तकलीफ हुआ है। हाँ वो तो सुन लिया। हाँ, मैं अभी वो है मेरे पास, मैं उनसे बात करवा दूं सर आपकी? अच्छा चलो। मतलब वो आपको ठीक तरह से बता पाएंगे उनका सिम्टम्स क्या है। हाँ। तो हाँ। 1 मिनट। हेलो। अच्छा अच्छा। हाँ, अब कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 30 एज है। 38। हाँ। बच्चा एक है आपका? हाँ, बच्चा एक है, लड़की है। कितना बड़ा? 2 साल की। 2 साल की। अच्छा, लेट हुआ है आपकी बच्चा? बच्चा लेट हुआ है या शादी लेट हुई आपकी? शादी लेट हो गई है। शादी लेट हुई है। हाँ। हाँ, अब बताओ। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ बोलो हाँ बोलो। सर। शादी लेट हुई है। हाँ, शादी लेट हुई, लेकिन जिस साल में शादी हुई उसी साल में मैं प्रेग्नेंट थी, और नेक्स्ट ईयर डिलीवरी हो गई। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा ठीक है। अभी क्या क्या समस्याएं होती हैं आपको? वो बच्ची है ना, वो दिसंबर में उसको रोटा वायरस हुआ था। तो डायरिया, मतलब बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो रहे थे उसको। वो देख कर थोड़ा सा बहुत डर गई थी मैं। हाँ क्यों? तो हिस्ट्री में मिसकैरेज हुआ। अच्छा। 2.5 मंथ वो प्रेगनेंसी थी। हाँ। तो उसमें मिसकैरेज हुआ तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ था। 3 साढ़े 3 घंटे मतलब ब्लीडिंग ही हो रहा था, बहुत हो रहा था। हाँ। हाँ। तो उसके बाद वो देख के मैं बेहोश हो गई थी। हाँ। हाँ। और उसके बाद तो कुछ याद ही नहीं है। दूसरे दिन ही मैं सुबह को उठी थी। हाँ। उसके बाद कुछ भी दर्द होता है ना, तो ऐसा लगता है कि अभी वो सीवियर तो नहीं होगा ना। पीरियड्स भी, मतलब जब मिसकैरेज हुआ ना, हाँ। उसके बाद रेगुलर पीरियड्स आते हैं। वो मतलब आने के बाद थोड़ा डर लगता है, जब भी ब्लीडिंग देखती हूँ ना, हाँ। हाँ। तो बहुत डर लगता है। और अभी 1-2 महीना, जून महीना में थोड़ा सा लेट, एक वीक ऐसे लेट हो रहा है पीरियड। हाँ। और इस बार भी थोड़ा सा लेट ही हुआ है पीरियड। मतलब 28 डेज का जो साइकिल था, हाँ। अभी 10 दिन ऊपर हो गए, अच्छा पीरियड्स आई ही नहीं है। अच्छा। अच्छा। हाँ। नहीं तो अभी और चिंता क्या है? नहीं आए तो अभी क्या चिंता है? अभी पीरियड नहीं आए तो आपको क्या दिक्कत है उससे?
कुछ पता ही नहीं चलता है वो क्यों लेट आ रहे हैं, और ब्रेस्ट भी बहुत हेवी हेवी सी लगती है। हैवी वो मतलब तो दिमाग हैवी है या मोटी हो गई है? हेवी है, मोटी नहीं। अच्छा, बहुत हेवी है, पीठ में दर्द होता है, बैठने को भी तकलीफ होती है। मतलब आपको तो हैवी लगती है, दिमाग, मतलब महसूस होती है हाँ, हैवी या मोटी बड़ी बड़ी हो गई है? नहीं हेवी हो गई है। अच्छा, हैवी हो गई है। हाँ तो ये कैंसर हाँ, ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है ना? ऐसे आपको ऐसे लगता रहता है? हाँ नहीं तो गांठें हैं उसके अंदर? नहीं, वो लेडीज गायनेकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ऐसे कुछ भी नहीं है, हाँ कभी कभी हो जाता है हेवीनेस। हाँ, फिर? वो पेन किलर की दवाई दी थी उन्होंने, वो लेने के बाद थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है। हाँ और मिस्टर ने भी होम्योपैथी का एक मेडिसिन का डोज ला कर दिया था, हाँ उससे भी थोड़ा सा हेवीनेस कम हो गया है। हाँ हाँ। फिर भी ऐसा डर लगा रहता है, क्या डर? कैंसर तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कैंसर होके क्या करेगा आपको ये बताओ ना। कैंसर से डर क्यों है? कैंसर का डर क्यों है? डर मतलब छोटी बच्ची है ना अच्छा मेरी, अच्छा तो उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। अच्छा। तो फिर ये ब्लीडिंग देख के डर क्यों लगता है? क्या? ब्लीडिंग देख के डर क्यों लगता है? ब्लड देख के डर, वो मुझे भी ब्लड देख मुझे के डर भी क्यों लगता है? वो मिस कैरेज के वक्त बहुत ब्लड गया था ना। अच्छा, इसलिए हाँ अभी भी उतना ही ज्यादा लग गया है, ये लगता है आपको है? हाँ, वो कभी भी याद आता रहता है मुझे। क्या मतलब ब्लीडिंग नहीं भी होती तब भी याद आता रहता है? हाँ तब भी याद आता है, और ब्लीडिंग होती है नॉर्मल, जब रेगुलर पीरियड्स आते हैं हाँ तब भी डर लगता है। हाँ। नहीं, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी तो उससे तुम्हें डर क्या है? बेहोश हो जाओगे ये, या कमजोरी आ जाएगी, या मर जाओगे? हाँ वो ब्लीडिंग हो रहा है अभी, मर तो नहीं जाऊंगी ना, ऐसा अच्छा, लगता मरने है। का डर लगता है ना? हाँ हाँ, हाँ ठीक है। पर अभी तो ये दस्तों की बात कर रहे थे आपसे, ब्लीडिंग, ये तो आपने दस्तों की तो आप कर ही नहीं रहे कोई बात। तो दस्त है नहीं क्या? क्या? अभी ये डायरिया की बात कर रहे थे ना आप? हाँ तो आपको डायरिया नहीं है अभी? हाँ, लूज मोशन हो रहे हैं ना अभी। तो उनसे डर नहीं है इतना? उससे ज्यादा डर इस बात का लगता है, और अभी सुबह से मैं 4:30 बजे से तकलीफ हो रही है ना, तो थोड़ा भी बीमारी ऐसा आता है तो ऐसा लगता है कि मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना। नहीं तो सुबह 4:30 बजे से तकलीफ क्या हो रही है, दस्त वाली या कुछ और? नहीं, सुबह 4:30 बजे से ही मुझे तकलीफ हो रही है, लूज मोशन हो ही रहा है। अच्छा अच्छा। मैं गोली खाती हूँ उतने देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर लूज मोशन चालू हो जाते हैं। हाँ, तो मैं नींद भी मैंने आती है कल ढंग से? भी हाँ नींद वगैरह आती है ढंग से? हाँ, नींद आती है। चैन की नींद नहीं आती, मस्ती वाली नहीं आती? हाँ ऐसे शांति से सोई हूँ ऐसे नहीं होता, हाँ हाँ बीच में ही जाग जाती हूँ, वो बच्ची ठीक से सोई है कि नहीं, हाँ हाँ हाँ। उसकी वजह से जाग जाती हूँ। नहीं तो बच्ची का क्यों रहता है, क्या दिक्कत रहती है उसको? ठीक से वो सो नहीं पाती है क्या, या वैसे? नहीं, वो अभी वो ठीक से सो पाती है। हाँ वो उसकी वजह से थोड़ा सा डर लगा रहता है, उसको कुछ मतलब तकलीफ होती है, कुछ भी ऐसे वो चुपचाप शांति से भी बैठती है ना, हाँ। तो डर सा लगा रहता है, इसको क्या हो गया, वो कुछ शांति बैठी है, खिल क्यों नहीं रही है, वो वैसा उसी की वजह से दिमाग में ख्याल आता रहता है अच्छा। कि वो क्यों ऐसी शांत बैठी है, हाँ हाँ। वो ठीक से सो पाती है कि नहीं। वो एक दिन भी जब कुछ उसने सही, खाना नहीं। जबकि सब कुछ सही सो रही होती है
फिर भी तुम्हें क्यों चिंता लगती रहती है उसकी? हाँ, जब बच्चा वो सो ठीक रहा है से सही, सोती है उसका फिर भी वो ठीक से सोई है कि नहीं, हाँ, फिर भी रात को ही चिंता लगती है। उसके हाँ उसके आंख पे चादर है कि नहीं, अच्छा। ऐसा दिमाग में सोने के बाद भी ऐसा दिमाग में आता रहता है और जाग जाती हूँ मैं क्यों वो ठीक से सोई है सारा कि नहीं। दिमाग तुम्हारा बच्चे पे रहता है? हाँ, सारा ध्यान उसी पर रहता है। हाँ हाँ। तो ये सब तुम्हारा दिसंबर 2018 को ही शुरू हुआ ना ये? उससे पहले बिल्कुल ठीक थे तुम? हाँ, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, वो नॉर्मल खेलती थी। नहीं, तुम तो भी ठीक होते थे, तुम भी ठीक रहते थे? उससे हाँ, पहले तुम्हें कोई वो बीमारी नहीं बीमार होती भी थी? होती थी ना, हाँ तो भी ऐसा डर नहीं लगता था हाँ कि अभी क्या होगा ऐसा। तब भी मतलब नॉर्मल था सब कुछ। हाँ हाँ उसको दांत आने के वक्त भी थोड़ा सा लूज मोशन था, उल्टियाँ होती थी बच्ची को, हाँ ऐसे डर नहीं लगा रहता था। हाँ हाँ हस्बैंड मेडिसिन वगैरह देते थे तो वो ठीक से खेलती थी, खाती पीती थी। वो अब भी ठीक से खेलती है, खाती पीती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे ही डर लगा रहता है कि अभी वो बाहर गई कुछ होगा तो नहीं, घर पे शांत क्यों बैठी है, हाँ खाती पीती की नहीं। हाँ मतलब वो अभी खाती है, जितना मैं उसको खिलाती हूँ ना वो ठीक से खाती है, दूध पीती है, हाँ उसका वो खेलती है। हाँ हाँ। पर फिर भी उसी के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहती हूँ। ठीक है चलो। तो अभी मेरे को आपको आज डेली बताना है 2-3 दिन दवाई देने के बाद, ठीक है? जी सर। अभी मैं दवाई बताऊंगा ना तो फिर आपको मुझे दोबारा या तो आज शाम को बताना पड़ेगा दोबारा, नहीं तो फिर कल बताना पड़ेगा इस टाइम, जी सर। ठीक है? तो चलो तुमको पहले भी एक बार दवाई दी थी ना मैंने, बहुत, है ना? हाँ सर, हम लोग आपको मुंबई में मिले थे। अच्छा, नहीं तो बॉम्बे में दवाई थोड़ी दी थी मैंने, शायद फ़ोन पे दी थी पहले भी। नहीं, हम दवाई उन्होंने दी थी, आपने उनको बोला था ना? क्या बोला था? तो पुणे आपने मैं आपको रमाड़ा होटल में मिली थी। अच्छा हाँ, तो हस्बैंड को बताया था ना आपने मेडिसिन, हाँ। उन्होंने पुणे में आके दी थी मुझे। अच्छा, क्या हाँ। नाम बताया था? वो याद नहीं है मुझे। अच्छा। हाँ, तो वो टाइम पे हाँ। तो उनको थोड़ा ठीक था, लेकिन उसके बाद से उनको बाद में थोड़ा और अच्छा रहा। लेकिन हमारे घर मेहमान आ गए थे, वो मामा का। हेलो, तुमको मतलब बाद में पहले तुमने कंसल्टेशन नहीं लिया था फ़ोन पे? पूना में से कहाँ से? पहले भी लिया था? हाँ, इलाज तो पहले भी किया था मैंने। नहीं फ़ोन पे ही किया था, फ़ोन पे। हम आपको सर रमाड़ा में आके मिले थे ना, तो रमाडा की बात नहीं उसके कर बाद रहा, आके फ़ोन। हाँ, तो मैंने आपको फोन पे बताया था, तो थोड़ा कम था, तो आपने बोला वो कंटिन्यू रखो प्लेसिबो पे थोड़े दिन, हाँ, फिर हाँ। देखते। ये बात थी अक्टूबर की, और हाँ। दिसंबर में ये ऐसा हो गया सर, उसके बाद से ये तकलीफें शुरू हो गई। अच्छा, मतलब रमाडा से पहले कोई कांटेक्ट नहीं था? नहीं सर, रमाड़ा से पहले उनको कुछ तकलीफ नहीं थी इतनी ऐसी। नहीं मेरे से बड़ी कोई बात नहीं करी थी तुमने? नहीं सर, रमाड़ा के पहले तो सर हम सेमिनार में मिलते थे, सिर्फ उतना ही था ठीक और है। कुछ। ओके सर। तो अभी तुमको मैं इसको क्या क्या दवाई दी? अभी बता रही है अभी हस्बैंड ने दवाई दी है मुझको कुछ। हाँ सर। अभी आपको क्या क्या दवाई दी इनको? अभी आप कह रहे थे ना ब्रेस्ट के लिए दवाई दी मेरे को। हाँ सर, उनको मैंने इग्निशिया 200 दिया था। बहुत चिड़चिड़ कर रही थी वो टाइम पे। हाँ हाँ हेडेक हो रहा था, चिड़चिड़ कर रही थी, किसी बात पे सुन नहीं रही थी। हाँ मतलब वो उनकी कंसर्न से वो बराबर थी, ऐसे चल रहा था। तो 200 का एक डोज दिया था, उससे उनको ब्रेस्ट में जो हेवीनेस था वो कम हो गया, हाँ। थोड़ा दिमाग चिड़चिड़ापन भी कम हो गया था, तो अच्छा लगने लग गया था। लेकिन वो बोल रही थी पूरा हल्का नहीं हुआ, इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा दिया। हाँ। तो वो बोल रहे थे ठीक है, थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस होता है तो उसकी वजह से हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला। हाँ। वो उसकी दवा अभी दे रहे थे, तो अभी ये उसके बीच में ही ये लूज मोशन स्टार्ट हो गए उनको। अभी तो उनको दस्त लगे हुए हैं ना? हाँ सर, वही है। पेट दर्द होता है और लूज मोशन हो जाता है। ठीक है। हाँ। तो अभी या तो
शाम को बात कर लेना मेरे से, हाँ नहीं सर। तो कल बात करना इस वक्त। आप जैसा बताएंगे वैसे, सुबह में ही नहीं तो शाम को आप अगर टाइम इसको बता 10 दीजिए। मिनट थोड़ा इसको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आज रात शाम को बात करनी है 7 से 8 के हाँ बीच में, ठीक है? 4 से 8 के बीच में। 7 to 8। ओके, 7 to 8। ओके अगर सर। ठीक लगता है और थोड़ा अगर सा तो अच्छा कल लगता बात है, करनी है। और अच्छा लगता है तो कल सुबह यही टाइम पे। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है। और पेमेंट मेरे को करनी है, पेमेंट का तुम्हें मालूम है? हाँ सर, आप मुझे बोल दीजिए कैसे करना है, मैं कर देता हूँ। मैं अभी मैसेज कर रहा हूँ। अभी फर्स्ट कंसल्टेशन 2000 का है, ठीक है? हाँ सर। उसके बाद फिर देखेंगे 500 पर कंसल्टेशन होता है, तो मैं मैसेज करूँगा अभी अकाउंट हाँ नंबर वगैरह, चलेगा। ठीक है? ठीक है सर, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। और जो मैं इसकी पेमेंट कर पुअर हेल्थ चल रही है, तो ये कुछ तो हाँ, गड़बड़ सर। है ना तुम्हारे को, या तो टेंशन तुम लोगों ने रखी हुई है कोई लाइफ में, इतनी हेल्थ थोड़ी चलती है खराब जैसी इसकी है ये। हाँ हाँ हाँ। तो अभी देखते नहीं तो इसको फिर रेगुलर हर वीकली कांटेक्ट मेरे से रखना ही पड़ेगा, हाँ चलेगा सर। ठीक है? ओके सर। चलो अभी Thank मैं you, थोड़ी देर में करूँगा, अभी पेशेंट देख के ना। हाँ चलेगा सर, कोई बात नहीं सर। हाँ, एक हाँ। डोज ना? हाँ एक डोज काफ़ी, 2-3 बार दे दो, कोई बात नहीं, 10-10 मिनट से। ठीक है सर। ओके, तो ठीक है सर। तो अभी ये कन्वर्सेशन आपने सुना पेशेंट का मेरे साथ, इसमें मैंने दवाई का नाम आपको हटा दिया है ताकि आप कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, और इसको सुनकर जो मैंने रूब्रिक बनाए वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो पर इसमें सबसे बड़ी बात देखने की आपको ये है कि रोगी का अटेंशन कहाँ पर है। तो इस जो भी कन्वर्सेशन हुआ है, हालांकि ये काफ़ी गंभीर रूप से बीमार है, क्योंकि बार बार डायरिया हो जाना ये कोई मामूली समस्या नहीं है, या इतना ब्लीडिंग एकदम से हो जाना कि वो हीमोग्लोबिन 7 रह जाए, बेहोश हो जाए, रिपीटेड डायरियाज हों, तो ये बहुत ही पुअर हेल्थ की निशानी है। और अभी पति ने इसको जो फ़ोन किया मुझे, वो डायरिया के लिए किया है, लेकिन रोगी ने कुछ ही देर के बाद अपना सारा फोकस उसका बच्चे पे आ जाता है। तो बात मैं उसकी कर रहा हूँ तो वो बात कर रही है बच्चे की। बच्चा जब आराम से सो रहा है तो भी वो बच्चे की तरफ ही मतलब ध्यान रखती है कि बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे वगैरह वगैरह। अब डिटेल में मैं भी और समझाऊंगा आपको। तो ये इसका मतलब है कि उसका जो दवाई का सिलेक्शन होगा हमारे उस बच्चे वाले रूब्रिक से होगा। तो ये देखना होता है सिलेक्शन करने के लिए दवाई का कि पेशेंट का अटेंशन कहाँ पर है, यानी उसके लिए वर्तमान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, उसको हम हटाएंगे दवाई के द्वारा, या हटाएंगे या उसको मॉडरेट करेंगे, जैसा भी दवाई की एक्शन होगी। यानी दवाई का चुनाव मरीज की उस मानसिक अवस्था पे होगा, ना कि सिम्टम्स पे होगा। तो मानसिक अवस्था को सिम्टम्स से दर्शाया जाता है रूब्रिक्स। तो ऐसा नहीं होता कि हम मेंटल सिम्टम लेते हैं, हम मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट की मानसिक अवस्था इस वक्त क्या है वो लेते हैं। और वो हम पेशेंट से ही बात करके या उसको देखकर ही समझ पाएंगे अच्छे से। बाकी दूसरे लोग जब भी हमको टेलीफोन पे बताएंगे या किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, तो वो उसमें अपनी फीलिंग भी मिक्स करके बताते हैं, या जैसा वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमको बताते हैं। तो उससे बहुत ही साफ और स्पष्ट और सही एक्यूरेट फिल्म जो पिक्चर है रोगी के मन की, वो हमको कभी कभी मिल पाती है, बहुत बार नहीं मिल पाती है। तो इस बार कई बार पेशेंट के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन हम चुनते हैं वो कई बार गलत होने की संभावना रहती है। तो पर इसीलिए मैंने ये ऑडियो क्लिप सुनवाई है ताकि आप समझ सको कि पेशेंट कैसे बोलता है और हम उसको क्या सिम्टम लेते हैं। तो अभी मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ और फिर उनको पढ़ के आपको सुनाऊंगा कि कौन कौन से सिम्टम मैंने लिए, और बाद में उनको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये क्यों लिए। अभी मैं ये रूब्रिक्स आपके लिए पढ़ रहा हूँ। एंग्विश फीवर विद इंटरमिटेंट, एंग्जाइटी एबॉर्शन थ्रेटनिंग विद, एंग्जाइटी क्रैम्प in stomach during, anxiety dark in,
एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल, confusion of mind, chill during, delirium, chill during, delusion, imaginations, fancy of, chill during, dreams, child, children about, dreams, child, children about, beaten, he had beaten, fear, abortion in threatening, impatience, children with, weeping, tearful mood, in journal, abortion in threatening abortion. इन रुब्रिकों के आधार पर मैंने रोगी को काली कार्ब 30 की एक खुराक इनको खिलाई थी और बाकी जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आगे दी थी कि कब कब रिपोर्ट करना है, कब दवाई देनी है, ये सब मैंने उसको दे दिया था। तो सारी डिटेल तो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसको जनता भी बहुत सारी देखती है कि जनता को कंफ्यूज करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, पर आप समझ सकते हैं कि उसको मैंने काली कार्ब की डोज दी थी। तो अब क्यों दी थी ये हम थोड़ा सा समझेंगे। इस केस के बहुत सारे यानी 13 रुब्रिक मैंने आपको लिख के बताए हैं, तो परंतु मैं सारे के सारे 13 रुब्रिक ही मैं आपको नहीं समझाऊंगा। जो इसमें महत्वपूर्ण रुब्रिक हैं वो बहुत सारे वो मैं समझाऊंगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके आधार पे प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो एक रुब्रिक है इसमें एंजाइटी डार्क इन, और दूसरा एक रुब्रिक है इसके अंदर इम्पेशेंस विद चिल्ड्रन। बाकी इतने ज़्यादा रुब्रिक इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 2 रुब्रिक थे जिनके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था, यानी काली कार्ब का सिलेक्शन हुआ था। तो पहले हम इनको समझते हैं। जैसे एंजाइटी डार्क इन, तो एंजाइटी का मतलब हिंदी में अगर लें तो चिंता होता है। चिंता का मतलब होता है कि जब हम किसी एक ऐसी घटना की कल्पना करते हैं कि किसी घटना के परिणाम स्वरूप ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, यानी हो नहीं हो जाएगा का मतलब हम लोग बिल्कुल पक्के तौर पे निश्चित रूप से जानते नहीं है कि इस घटना का परिणाम ये होगा। और अगर कभी अच्छा परिणाम आता है या हमको अच्छा परिणाम आने की उम्मीद होती है तो हम कभी भी उससे घबराते नहीं हैं, हम शांत रहते हैं, उल्टा खुश रहते हैं। परंतु जहां पर भी हमें ये लगता है, एक शंका होती है, शंका कि भाई पता नहीं क्या होगा, पता नहीं में भी नेगेटिव का जो रिजल्ट है उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और अच्छा परिणाम आने की संभावना बहुत कम होती है। तो उस नेगेटिव ना हो जाए, लेकिन वो नेगेटिव होना भी सर्टेन नहीं है, 100% सर्टेन नहीं है। तो ये दोनों संभावना है, अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। परंतु जैसे खराब होने की संभावना मान लो 90-95% है, अच्छा या 60% है या 70% है, और अच्छा होने की संभावना 1-2% या 10-20% है। तो हमारा दिमाग उस खराब ना होने हो जाए इस चीज को सोच सोच के घबराता रहता है, तो उसको हम एंजाइटी कहते हैं। डार्क इन यानी अंधेरे में। तो अंधेरा कब होता है? जब अंधेरा हो जाता है तो आप देखते हैं कि हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, कोई खतरनाक चीज तो नहीं पड़ी हुई, कहाँ गड्ढा है, मतलब कुछ भी। तो उसमें दुर्घटनाएं होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, नुकसान होने की संभावना बहुत होती है। तो ये किस्म का ये अज्ञान का अंधकार भी कहा जाता है और ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। तो जब हमको मालूम नहीं होता कि क्या होगा, क्या होने वाला है, तो एक यानी सब कुछ सामने रिजल्ट स्पष्ट रूप से हमको दिख नहीं रहा, तो इसलिए हमें उसको डार्क कहते हैं। तो ऐसी अवस्था जहां हम अच्छे रिजल्ट के आने के बारे में बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से जानते नहीं कि क्या घटना हो रही है, क्या रिजल्ट होगा, कब तक होगा, कैसे होगा, तो उसको डार्क की स्थिति कहा जाता है। तो अब ये जो महिला है इसको डर लगा रहता है, यानी
अब इसको डर शब्द कहें या चिंता कहें, पर इसकी फीलिंग यही होगी कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगी, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझको अबॉर्शन हो जाता है, क्यों बार बार दस्त हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसको इसलिए डार्क लिया गया है। तो अब उस डार्क का ज्यादा रिजल्ट कहां पर आता है? तो ये थ्रेटनिंग है, ठीक है, अबॉर्शन हो जाएगा, दस्त लग जाएंगे, तो पर उनसे ये ज्यादा नहीं घबरा रही है, क्योंकि जब भी वार्तालाप होता है तो इसका पूरा ध्यान फिर उठ के बच्चे की तरफ चला जाता है। बीच में खुद ही ये बच्चे के बारे में बात करने लगती है कि मेरे 2 साल की बच्ची है, उसकी वजह से इसको दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है कि भाई जब उससे दस्त ने बीमार नहीं थी, उससे पहले कुछ नहीं था, जब ये छोटी बच्ची थी, दांत निकल रहे थे, तब भी परेशानी होती थी, तो दवाई पत्ती देते थे तो वो ठीक हो जाती थी, तो चिंता की कोई बात नहीं थी। परंतु अब जब इसकी अपनी सेहत खराब हो गई है, यानी ये उस बच्चे की देखभाल बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही है, तो इसको लगता है कि अगर मैं मर गई तो मेरे बाद क्या होगा। तो जब बच्चा रात को आराम से चैन से सो रही है, तो माँ को भी चैन से सोना चाहिए, उसको कोई बीमारी नहीं है और सो आराम से रही है, खा पी आराम से रही है, यानी हर प्रकार से बच्चा ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात ऐसी अवस्था में होती नहीं है। परंतु ये बार बार क्या कहती है कि वो अगर सो रही है तो फिर भी ये उठ उठ के बीच में देखती रहती है कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अगर वो करवट भी बदलती है तो उसको लगता है कि कोई इसको परेशानी तो नहीं हो गई है, हालांकि ये खुद भी जानती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसको अपने बच्चे को कुछ परेशानी ना हो, उसकी लाइफ आगे ठीक चले हर चीज की, तो ये उसको जरा सी भी तकलीफ, देर के लिए तकलीफ में नहीं देखना चाहती, परेशानी में नहीं देखना चाहती। और डेथ के बाद तो, इसकी अपनी डेथ के बाद तो बच्चे की जिंदगी में सारी परेशानियां आ ही जाएंगी, बिना माँ का बच्चा तो परेशान होता है, ये तो एक बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। तो उसके कारण ये चाहती है कि मैं स्वस्थ रहूं, हेल्दी रहूं, ताकि इस बच्चे की मैं देखभाल अच्छे से कर सकूं। तो इसलिए इसको इम्पेशेंस अबाउट हिज चिल्ड्रन होना चाहिए रूब्रिक, पर ये सॉफ्टवेयर वालों ने इसको इम्पेशेंट विद हिज चिल्ड्रन लिख दिया है। तो ये विद नहीं है, ये अबाउट ही है, तो ये गलत है, विद का रूब्रिक गलत है, बिल्कुल गलत है ये। तो विद का मतलब तो होता है कि वो बच्चे तंग करें तो उनकी पिटाई भी कर सकती है, पर ये काली कार नॉर्मली ऐसे नहीं करता है। जब इतना दुखी ये रहती है, इतनी चिंतित रहती है बच्चे के बारे में, तो उसको फिर सपने भी वैसे ही आएंगे। यानी जो चीज सारा दिन हमारे दिमाग में चलती रहती है, तो अक्सर देखा गया है कि उसी चीज से संबंधित सपने हमको आते हैं। तो यहां इसको जो सपने का रूब्रिक दिए हुए, ड्रीम्स अबाउट चिल्ड्रन, तो रात को इसको सपने भी बच्चों के आ रहे हैं कि उसको ये भी लग रहा है कि उसने बच्चों को पीट दिया, यानी इसके कार पीटने का मतलब है नुकसान पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना। तो उसका लगता है कि मैंने बच्चे के, मेरे कारण बच्चे को तकलीफ हो रही है, यानी मैं खुद बीमार हूं तो मैंने उसको तकलीफ पहुंचाई है, मेरी बीमारी के कारण उसको तकलीफ पहुंच रही है। तो जो काली कार होता है उसका पूरा ध्यान बच्चे की तरफ होता है। बच्चे का मतलब ये नहीं है कि कुछ उम्र में बच्चा होता है, बच्चा वो लोग जो आप पे डिपेंडेंट है, चाहे वो छोटा 2, 4, 5 साल 10 साल का हो, या फिर 100 साल का, 80 साल का, 90 साल का कोई बुजुर्ग हो, वो भी बच्चा ही कहलाएगा अगर उसकी देखभाल आपको करनी पड़ रही है, वो उसको करने की स्थिति में नहीं है। यानी जो जिम्मेवारी उठाता है वो बड़ा होता है, और जिसकी जिम्मेवारी उठाई जाती है वो छोटा होता है, फ्रिजाइल होता है, तो उसकी जिम्मेवारी उठाना, उसको फिर हम बच्चे के रूप में देखते हैं। तो ये काली कार अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेता है और अपनी बिल्कुल पूरी शक्ति लगा देता है, अपने पूरे जितना भी इसमें सामर्थ्य है वो लगाकर भी उन जिम्मेवारियों को उठाता है। तो अब रात को ही सो रही है तो उसको सोना चाहिए ना, तो ऐसी जिम्मेवारी की कोई बात नहीं है, जबकि उसका पति भी साथ ही सोता है, वो भी तो उसका बाप है, उसकी भी जिम्मेवारी है कुछ ना कुछ, पर वो मस्त होके सो जाता है, तो जबकि ये नहीं सो पाती है, हालांकि बच्चा ठीक ढंग से सो रहा है। तो ये अपनी जिम्मेवारियों को और ज्यादा ढंग से उठाने के लिए, मतलब इसके अंदर से एक कुलबलाहट ही होती है जिम्मेवारियों को उठाने की, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई डंडे का जोर नहीं होता है कि तेरे को ये काम करना होगा, पर इसको खुद लगता है कि मेरी जिम्मेवारी है,
एक किस्म के कहें कि ये घर का बुजुर्ग होता है जो सबको अपने हिसाब से देखभाल करके सही ढंग पर रखना चाहता है। तो इसलिए मैंने इसको काली कार्प दी थी। हालांकि काली कार्प के कई केस मैंने और भी डाले हुए हैं, तो आप उन वीडियो को देखकर भी काली कार्प को और अच्छे से समझ सकते हो। तो अभी मैं आपको वो बता रहा हूँ, इसका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सुनाऊंगा कि जो काली कार्प देने के बाद रिजल्ट आया। हाँ हाँ सर, कल वो काली कार्प दिया था मैंने मिसेस को। हाँ हाँ, तो उससे कल दोपहर से लेके रात तक उनको अच्छा था। अभी सुबह से एक बार फिर लूज मोशन हो गया, एग्जॉस्टिंग हो गया एकदम लूज मोशन, तो चक्कर ही आ गए उसको उधर से निकलते ही। हाँ हाँ, मैं देता हूँ उनको फोन। अच्छा। हेलो सर। हाँ हाँ बताओ। कल दोपहर से मुझे नहीं थे लूज मोशन। हाँ। आज सुबह हुआ तो बहुत वीकनेस लग रहा है मुझे, जैसे चक्कर से आ रहा है। अच्छा, हाँ। तुमने खाना पीना सही ढंग से खाया? हाँ, खाना खाया है मैंने। कल रात को दही चावल खाए थे। हाँ, पूरा पेट भर के अच्छे से खाया? हाँ, अच्छे से खाया था। अच्छा, और सुबह से क्या खाया? सुबह से कुछ खाया नहीं खाया? नहीं, सुबह से खाया नहीं, वो ORS का पानी पिया है सिर्फ। क्यों, भूख नहीं है? हाँ, वो ORS का पानी पीते हो ना तो पेट ऐसा भरा सा रहता है, भूख नहीं लगती इतनी। नहीं, ORS का कब पीते हो? पानी मतलब मैं ये पूछता हूँ, इतने सारे ORS क्यों पीते हो? इतने सारे 10 तो आ नहीं रहे, आपको एक ही आया है, फिर क्यों पिया? हाँ, एक ही आया है, तो उसमें जब बहुत सारा पानी चला गया तो चक्कर सा आ गया। मतलब बिल्कुल वाटरी आया, पानी बस आया 10? हाँ। नहीं, फिर भी जो तुम्हारी जो भी 2-4 दिन से हालत चल रही थी, हाँ। उसके मुकाबले में तुम्हारा को कैसे लग रहा है? कल दोपहर से अच्छा लग रहा था, मतलब पेट दर्द भी नहीं हो रहा था। हाँ। दस्त भी नहीं हुए। आज सुबह हुआ है, कल रात को नींद भी आ रही थी। नींद भी आ गई थी? पहले भी आती थी नींद अच्छी? नहीं, कल रात को मतलब सोई तो मैं सुबह 6 बजे ही उठ गई। मतलब पहले कैसी होती थी नींद? पहले कैसी होती थी नींद? मतलब 3-3:30 बजे उठ जाती थी, 4 बजे उठ जाती थी। हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी ये जो मोशन आया है आपको, हाँ। तो उसके बाद उससे तुम्हारा जो मन है, जो तुम्हें बच्चों हाँ। की चिंता है कि मर जाऊंगी, छोटे बच्चे हैं, ये वो सब कैसा है? नहीं, ऐसे तो कोई ख्याल नहीं आया। हाँ। मतलब चक्कर आ गया बहुत, जैसे दीवार को पकड़ के खड़ी रही थी बहुत देर तक। लेकिन ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। हाँ, नहीं आया ना तो कोई बात नहीं, अच्छे से खाना पीना खाना है खूब सारा, जो भी अच्छा तुम्हें लगता है खाने में। जी सर। ठीक है, अभी कुछ खाते ही नहीं चाहिए तुम्हारे को भी। दवाई ठीक है, अगर ज्यादा दिक्कत लगे तो फिर दोबारा, अगर दिमाग में टेंशन आने लगे या रात को नींद नहीं आए, एक बार और। जी सर। ठीक है। जी सर। और ठीक रहे तो कोई बात नहीं है, फिर तो मेरे को 1 हफ्ते 10 दिन के बाद बता देना। नहीं ठीक रहे तो फिर दोबारा कल बात करना। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, 1 मिनट। हाँ हेलो। हाँ, समझ सुनाई देगा तुम्हारे को? हाँ सर। ठीक है, तो अभी इसको दवाई तो ठीक है, मेंटल टेंशन भी इसके हट गई है। हाँ सर। तो अभी देना कुछ नहीं है, अगर लगे हाँ भी दोबारा खराब हो रही है तबीयत उसकी, दिमाग इसका टेंशन में आ गया, बच्चों को लेके, अपने को लेके, मैं मर जाऊंगी, ये वो जो भी है, तो फिर इसको ट्रीट कर देना। ठीक है सर। अभी खाने पीने को ध्यान, खाने पीने में जो उसको अच्छा लगे वो खाइए, पेट भर। हाँ, कल तो अच्छे से खाया उसने, दिन भर कुछ जुलाब वगैरह नहीं थे तो अच्छा लगा। लेकिन अभी सुबह एकदम, अरे भाई नहीं ना, इसको इतने सालों से ही चल रहा है गड़बड़, तो ये तो एक दिन में थोड़ी जाएगा। हाँ, उसको टाइम लगेगा। हाँ, चला जाएगा।
ओके सर। काफी टाइम इसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, इसको पूरा 6-7 महीने के करीब लगेगा, तो तुम 6 महीने वाला पैकेज ले लो, वो अच्छा है। मैं तो रोज बात करनी पड़ेगी मुझको। चलेगा सर। हाँ, वो 6 महीने वाला ले लो, 6 महीने में काफी ठीक हो जाएगी ये। अभी तुम 2 दे चुके हो, बाकी का बैलेंस जमा करके ना फिर वो ठीक है। ठीक है, चलेगा क्योंकि सर। मैं तो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन या हर रोज ऐसे बात करनी पड़ेगी। और हम लोग तो 500 हर बार लेते हैं, चाहे दिन में 3 बार करोगे 3 बार लेते हैं। अच्छा, पैकेज में तो फिर एक ही बार। हाँ 6 महीने का करना देता हूँ। हाँ तो अभी 8000 रहेगा तो मैं आपको पे कर देता हूँ। हाँ, चलेगा, ठीक है। ओके ओके ओके। तो अभी आपने देखा कि काली कार्प देने के बाद इसकी जो चिंता थी बच्चे को लेके वो पूरी तरह से हट गई। ध्यान सिर्फ दस्तों पे अपनी सेहत के ऊपर आ गया। तो यानी इंसान का ध्यान अपनी तरफ आना ये बहुत अच्छी बात होती है। परमात्मा ने हमको व्यक्तिगत रूप से बनाया है, तो सबसे पहले हमारा जिम्मेवारी अपने ऊपर बनती है, अपने प्रति बनती है। तो जैसे एक भजन भी है ना कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो। यानी जब आप क्या अंदर खुद सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होगा तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हो। तो इसलिए स्वस्थ माइंड जो होता है वो अपनी तरफ ध्यान देता है, अपने सर्वाइवल की बात करता है। तो इसलिए ये बच्चे की तरफ से ध्यान हट के अपनी तरफ आ जाना ये एक अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। यानी जो मानसिक एक किस्म की विकृति हो गई थी या जिस कारण से ये इतना डिजीज प्रोसेस में चली गई थी, तो वो वजह इसकी अब हटी है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारी दवाई पूरी तरह ठीक है। पूरी तरह से नींद आई रात को ही, जैसे एक तो खाना पीना इसका अच्छा हो गया, बच्चे की तरफ से ध्यान हट गया, और रात को सोने के बाद ये सुबह ही उठी, जबकि पहले 3-4 बजे 2:30 बजे ऐसे उठ जाती थी। बीच बीच में बच्चे को भी देखती रहती थी। तो ये बहुत बड़े बदलाव इसके अंदर आ गए हैं। तो धीरे धीरे इसी तरह से ये ठीक होगी। फिर हम रूटीन दवाई इसको देते रहते हैं ताकि रिकवरी हो जाए। और बीच बीच में मरीज जब हमसे बात करता रहता है तो फिर हम उसको इवेलुएट करते हैं कि अब कब दवाई को बदलना है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि इसने कुछ दिनों के बाद मुझको फ़ोन किया, तो मैं वो दोबारा वो रिकॉर्डिंग भी आपको सुनवा रहा हूं। ये लंबा वीडियो है, पर ये ज़रूरी है कि कैसे लंबाई बनाना, क्योंकि हालांकि रूब्रिक की एक्सप्लेनेशन मैंने अभी नहीं दी है इसमें, तो पर इसके साथ जो वार्तालाप हुआ उसको भी बताना ज़रूरी है। अभी तो जिस दिन खाली दूसरे दिन तक वो थोड़ी ठीक थी, लेकिन उसके बाद से बहुत ज्यादा लूज मोशन हुआ तो उसको हॉस्पिटलाइज किया है। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन भी हो गया था, वीकनेस बहुत था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लूज मोशन उसको हो ही रहे कंटिन्यूस। तो अभी तो जो दिमाग से जो डर था उसका वो तो कम हो गया है। अगले दिन फिर बात क्यों नहीं करी तुमने? हाँ सर। फिर अगले दिन बात क्यों नहीं करी? अगले दिन ये हो गया सर कि बच्चू गिर गया तो उसको लेके मैं हॉस्पिटल में भाग गया, और ये इधर एडमिट थे, वो उनकी माता जी इधर थी, मैं उसको लेके उधर गया। ये 2 दिन गड़बड़ हो गया बीच में। अच्छा। हाँ, तो अभी आज भी मतलब सर ऐसा है कि लूज मोशन उसको हो ही रहे। वो बोल रहे कि वो एनल रीजन है तो उसमें पेन हो रहा है, लूज मोशन होते ही पेन हो रहा है। और दूसरी बात वो इतनी एग्जॉस्ट हो गई है कि वो बोल। हाँ जी बोलो। तकलीफ कैसे? हाँ, तो अभी तो तुमको कई दिन हो गए। हाँ, नहीं दुख ही रहा है या कुछ टेंशन आ रही है तुम्हें इनको लेके? कोई टेंशन आ रही है इनको लेके, दस्तों को लेके, या कुछ और बात है? कौन सी दवाई खा ली? हाँ हाँ हाँ। लोमोटिन से थोड़ी रुकेंगे।
उसमें स्मेल है, क्या है? मतलब तुम्हारे दिमाग में जो डर आते रहते थे, बच्चे मैं मर जाऊंगी, ये हो जाएगा, बच्चों का क्या होगा, फलाना वगैरह, वो कैसे हैं? उसका ख्याल नहीं आ रहा। फिर क्या ख्याल आ रहा है? क्या लग रहा है? अच्छा, हाँ, मतलब लूज मोशन से डर नहीं आ रहा, पर परेशानी हो रही है, इससे डर आ रहा है, ये कह रहे हैं आप, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। मतलब उससे रुकना चाहिए का मतलब तुम्हें उससे चिंता है या सिर्फ तकलीफ हो रही है? अच्छा, दुखने की बात है। कितने घंटे में आ जाती है इसको? 1 घंटे 2 घंटे में आती है मोशन? नहीं, कितनी देर में अंदाजा घंटे 2 घंटे रुकती है, या 2 4 अगर हर जल्दी जल्दी जाना पड़ता है? हाँ, डर आता है ना। हाँ, हाँ, जब प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर भागना ही पड़ता है, जब तक कंट्रोल होता है करती रहती है। तो डर के बारे में। हाँ, अच्छा, मतलब बिल्कुल ताकत नहीं होती। हाँ, अभी तो कहा था मैंने था पैकेज ले लो, ये इसकी तबीयत कॉन्स्टिट्यूशन बहुत खराब है, ये तो साल 6 महीने कुछ लगेंगे इसको ठीक होने में, नॉर्मल होने में। इसलिए मैंने कहा था तुमको कल भी, उस दिन भी। हाँ, हाँ, चलो भी कर लो, ऐसे वैसे हम जा। हाँ, चलो कर दो, कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं, चलो कर लो। नहीं, 30 दे दो, बार बार दे दो ना, हर 5 5 मिनट के बाद 3 4 बार। 3 4 बार दो ना बस। और एक, हाँ, और 1 आध घंटे बाद देख लेना, नहीं दोबारा 10 आए परेशानी उतनी हो, देख लेना, बस बात करते। 10 बजे तक, 10 बजे तक कर लो। 10 बजे तक बात कर लेगी, नहीं तो फिर सुबह 9 9 से 10:30 के बीच में करेगी। यहाँ इस केस को सुनने के बाद जो काली कार की पिक्चर थी वो तो बिल्कुल बदल गई, क्योंकि बच्चे की चिंता इसको नहीं है, अब नींद अच्छी आ रही थी। तो जो ये रिलैप्स आया है उसके कारण इसकी जो मेंटेलिटी है वो बच्चे से हटकर पूरी तरह से अपने ऊपर आ गई है, और अब इसको बच्चे की चिंता नहीं है, बल्कि जो तकलीफ, जो पेन एनल रीजन में इसको हो रहा है, बहुत ही भयानक किस्म का डायरिया के बाद, तो ये अब सारा ध्यान उस पेन पर इसका चला गया है। तो अब जो प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम हैं वो पेन को लेकर डिसाइड होंगे। यानी अब जो पेशेंट की मेंटल स्टेट है, स्टेट, मानसिक अवस्था इस समय, उसके हिसाब से मेडिसिन का सिलेक्शन होगा। तो उसके हिसाब से रूब्रिक लेंगे और दवाई देंगे। ये नहीं कह सकते कि हम भाई एक मेडिसिन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है तो अब यही काम करेगी, इसने नहीं किया तो वैसे। दुनिया भर के जो ये हमने फिजूल की बातें बना रखी हैं, इससे कुछ होता नहीं है, रिजल्ट आते नहीं है। होम्योपैथी खाम खा में बदनाम होती है और मरीज परेशान होते रहते हैं और आखिर में भाग जाते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि मरीज कोऑपरेट नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि हम कितने दिन के बाद दवाई बदलेंगे। तो ये 8 तारीख के बाद इसने 12 तारीख को दोबारा ये फ़ोन किया है। 9 को इसने अपना हालचाल बताया था और 9 के बाद फिर 12 तारीख को फिर इसने भी फ़ोन किया है। तो अप्रैल के बाद 12 अगस्त को लगभग
तो ये 3-4 महीने लगभग ठीक रही है ये। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पहले हमने ये काली कार्ब दी थी तो उसी से सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था, अगर वो दवाई सही थी तो ऐसा नहीं होता है। अगर मेडिसिन ने आपको वेलबींग की फीलिंग दी है, सिम्टम भी उसके हट गए हैं, डिजीज़ में भी कुछ प्रोग्रेस हो गई है, तो वो दवाई 100% ठीक ही है। तो एक मेडिसिन से केस नहीं निकलते हैं। ज़्यादातर क्रॉनिक केस जो हमारे पास आते हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उनमें लंबे इलाज की ज़रूरत होती ही है। कई साल तक लोग इलाज लेते हैं तब, लेकिन ये नहीं कि कई साल के बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट जल्दी आता है, तुरंत ही आ जाता है, 1-2 दिन, हफ्ते 10 दिन में आ जाता है, पर उसका इलाज चलता रहता है, रिकवरी होती रहती है हेल्थ की तरफ। तो अब जब दोबारा सिम्टम आए हैं, दोबारा पेशेंट की हेल्थ खराब हुई है, तो फिर हम इसको उस स्टेट के हिसाब से मेडिसिन देंगे। तो अब जो कुछ भी आपने इसमें सुना बहुत कम सुनाई दिया, तो उसके जो रूब्रिक मैंने बनाए हैं वो मैं अभी आपको लिख के बताता हूँ। आपकी सुविधा के लिए इन रूब्रिक्स को मैं पढ़ देता हूँ। एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ, फियर ऑर्डियल ऑफ, hypochondriasis, inconsolable, startled, fright from and edge from fright, और delusion, injury, being injured itch। तो ये 7 रूब्रिक हैं। इनके हिसाब से जो मेडिसिन बनती है वो है काली ब्रोम। तो इस वक्त फिर हमने उसको काली ब्रोम प्रेस्क्राइब करी थी, और उसके बाद काली ब्रोम देने के बाद इसको रिजल्ट तुरंत आया, और मैं अब उसके बाद आपको पेशेंट की आवाज़ सुनवाता हूँ। हाँ सर, अब उनको 3 डोज, एक 9:20 से भी 9:30 पौने 10 बजे के बीच में। तो उसको अभी वो एनल रीजन का जो पेन था वो थोड़ा कम हो गया है। 1 मिनट। हेलो। हाँ हाँ सर, वो गोली खाई मैंने, वो दर्द हो रहा था ना जाने के बाद, तो अभी वो बंद हो गई। तो अभी कैसा लग रहा है तुम्हारे को? अभी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो जरूरत हो तो बात करना सुबह। क्या? जरूरत हो तो सुबह बात करना। अभी कोई दवाई नहीं लेनी, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगे तो दोबारा ले लेना दवाई। हाँ सर, ठीक है। ठीक है। हेलो। हाँ सर, अभी कुछ नहीं देना है ना? नहीं, अभी नहीं देना। रात में तो बहुत ज्यादा इसको दर्द बढ़े तो देनी है। अच्छा, रात को अगर दर्द वगैरह हो फिर से तो दे दे। एक ही डोज देना है? हाँ ठीक है, फिर मैं कल सुबह बात करता हूँ। ठीक है, सुबह फोन। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। काली ब्रोम का क्या असर रहा ये मैं आपको अब इसकी आवाज़ से बताऊंगा। इसने नेक्स्ट डे मुझको फ़ोन करके बताया है, और पेशेंट कितनी प्रसन्न नज़र आ रही है ये भी आप उस ऑडियो की से आप समझ सकते हैं। कल रात से अभी बहुत आराम है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तकलीफ कम हो गई है। वो जो दुख रहा था ना, हाँ। वो बंद हो गया है। अच्छा, हाँ। और 10 कितने हैं? मन कैसा? मन अंदर से मन कैसा है? अभी शांत लग रहा है। अच्छा लग रहा है? जरा दर्द कम हो गया है तो जरा अच्छा लग रहा है। हाँ। कोई टेंशन वेंशन? नहीं सर, टेंशन नहीं है। तो अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी सर। जब दोबारा कोई दिक्कत आए, दस्त वस्त लगे, 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में, महीने में, सब बात करना। जी। ठीक है, अभी जी कोई सर। दवाई नहीं खानी। हाँ सर, चलो। 1 मिनट। हेलो। हाँ ठीक है सर। अभी कोई दवाई तो खेलनी है ना, जब तक ठीक लगे। चाहे जब दोबारा दस्त वस्त महसूस होंगे तब बात करेंगे। ठीक है, चलेगा सर। ओके, थैंक यू सर। जब वीडियो में मैं कहता हूं कि इस पेशेंट को कोई दवाई नहीं खानी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई दवाई नहीं खाता है। तो जो पेशेंट की अवस्था है उसके हिसाब से हम होम्योपैथी में रूटीन कुछ बहुत सारी मेडिसिन है जो उसको रेगुलर लेनी होती हैं, वो हम फिर देते हैं। इलाज के लिए सब जरूरी होता है,
एक डोज से इलाज नहीं होता है, रूटीन में बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं उसको। तो हर पेशेंट को इलाज के दौरान ये मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए, नहीं समझना चाहिए कि एक डोज दी और फिर वो मरीज पूरा ठीक हो गया और उसके बाद दोबारा उसको दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे नहीं चलता है। जैसे नॉर्मल होम्योपैथी का इलाज चलता है वैसे ही चलता है, पर हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो बहुत फास्ट होता है। यानी हम पूरे इलाज के दौरान बिल्कुल श्योर होते हैं कि हमारा दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन, हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा मरीज में काम कर रही है और धीरे धीरे समय के अनुसार मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं आपको इस केस के कुछ रूब्रिक जो मैंने लिए थे वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। एलिमेंट फ्रॉम एंटीसिपेशन। तो एलिमेंट कुछ मामूली सी डिस्टर्बेंसेस होती हैं जिनको हम बहुत बीमारियां नहीं कहते हैं, जैसे परेशानी सी है, मन शांत नहीं है, कुछ भी। तो एंटीसिपेशन होता है जब हम किसी चीज के बारे में कल्पना करने लगते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो उसको फिर उसके लिए फिर प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ती है हमारे को। तो अब जब सोचती है कि अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरे को ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मेरा बच्चा ऐसे हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी फलाना, तो इससे इसका दिमाग शांत नहीं रहता। तो इसको कहते हैं एलिमेंट फ्रॉम एंटीसिपेशन। दूसरा एक उसमें रूब्रिक था फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड ऑफ। तो ये जब कहती है कि भाई औरतें जैसे होती हैं लापरवाह होती हैं, कुछ है तो उनको फिर वो इलाज कराना पड़ता है, कैंसर हो जाता है वगैरह वगैरह, तो ये इसको खतरा नज़र आता है। तो इसको कहते हैं फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड। फियर ऑफ ऑर्डियल्स मीन्स, ऑर्डियल्स का होता है कि जब ये पीछे ऑडियो, ये वो क्लिप है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा था, तो वहाँ मैं अब आपको बता रहा हूँ कि पेशेंट ने मुझसे क्या कहा था। फियर ऑफ ऑर्डियल्स का मतलब होता है, ऑर्डियल्स माने बहुत भयंकर यातनाएं, जो बहुत ही कष्टकारी स्थिति होती है उसको हम ऑर्डियल कहते हैं। जैसे कोई इंसान है, उसको लग्जरी कार में चलने की आदत है, अब उसको अगर मान लो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलना पड़े जहाँ बैठने की जगह नहीं है, लोग खचाखच भरे हुए हैं या आती नहीं है समय पे, और उसको ऐसा अगर रोज करना पड़े तो वो जो अनुभव उसको आता है वो उसके लिए बड़ा कष्टकारी होता है। जबकि सामान्य जनता बिल्कुल आराम से उसमें रोज चली रही है, उसमें उतना ज़्यादा कष्ट उनके दिमाग पे नहीं आता है। तो ये जो ऑर्डियल है, ये कितनी तकलीफ मुझे हो रही है, ये आदमी की अपनी मानसिक अवस्था के ऊपर होता है। कोई बहुत सारी परेशानियां, एक मजदूर है जो सुबह से लेकर रात तक काम करता है, कितना बड़ा वजन उठा के एक मंजिल से पांचवी चौथी पांचवी मंजिल तक सारा दिन आता जाता रहता है, ढोता रहता है, पर उसको लगता नहीं कि उसका साथ कुछ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई बहुत ऑर्डियल नहीं लगता उसको। लेकिन अगर उसी बिल्डिंग का मालिक अगर उसको 3 बार खाली हाथ ऊपर नीचे जाना पड़ जाए तो उसके लिए वो एक बहुत भयंकर सजा है, वो ऑर्डियल है उसके लिए। तो ये ऑर्डियल अपनी स्थिति, यानी उस स्थिति को, उस परेशान करने वाली स्थिति को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, बहुत भयंकर है उसके लिए। तो इस महिला के लिए बार बार दस्त जाना और दस्त के कारण उसको एनल रीजन में पेन होना, ये बहुत भयंकर यातना के समान था। पर इतना भयानक पेन होता नहीं है और कि वो बहुत ही यातना हो जाए कि जिंदा ही जला जा रहा है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। पर ये उसकी अपनी मानसिक स्थिति है। तो ये इसने यही कहा था कि मैं जब बार बार दस्त जाती हूँ तो मुझे नीचे बहुत ज़्यादा पेन और जलन होती है और मेरा पूरा ध्यान सारा दिन उसी पे लगा रहता है। जब दोबारा लेटरिन आती है तो फिर मुझको लगता है कि अब मैं जाऊंगी तो फिर दोबारा होगा, दोबारा दर्द होगा। उसकी कल्पना करके ही ये सिहर उठती है। तो जो कल्पना करके सिहर होती है ये उसको एंटीसिपेशन है, एलिमेंट्स फ्रॉम एंटीसिपेशन। जो ये सिहरन और डर दिमाग में आता है तो ये एलिमेंट है एंटीसिपेशन। यानी ये सब रूब्रिक एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, बहुत स्पेसिफिक नहीं है कि ये एक बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है कि जैसे 4 ऑब्जेक्ट चारों अलग अलग, ऐसा नहीं है। एक फीलिंग दूसरी फीलिंग के साथ मर्ज रहती है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक रूब्रिक हमने लिया था। अब हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो रूब्रिक है उसका मतलब होता है कि इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमार समझ रहा है, इतना बीमार वो है, जबकि इतना बीमार वो है नहीं। तो अगर वो इतना बीमार होता
जैसे ये एक मानसिक अवस्था है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन मतलब ये खराब है, वो खराब है, हर वक्त एक हेल्थ की चिंता लगे रहना बहुत ही ज़्यादा, इसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अब ये महिला है, इसको सिर्फ दस्त हो जाते हैं बीच बीच में और थोड़ी बहुत मेंसेस की समस्या होती है, या और भी कोई इसको समस्या आती है तो ये एकदम ऐसे हो जाती है कि पता नहीं ये कितना बीमार है, इसका शरीर का कोई अंग है नहीं, मतलब मामूली सी हेल्थ को प्रॉब्लम को लेके ये बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है। तो इसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस, के आदमी खुद को हमेशा ही बीमार 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 समझता रहता है, यानी बीमारी उसके सर पे हावी रहती है। एक और रुब्रिक मैंने लिया था इसका, इनकॉन्सोलेबल। इसका मतलब होता है कि जो उसके मन में पीड़ा है, परेशानी है, दुख है, ग्रीफ है, उसको शांत नहीं किया जा सकता। तो आप जैसे मान लो कोई इंसान है, पीड़ा है उसको, तो उसको आप कहते हो भाई ठीक हो जाएगा, इलाज कराएंगे, अभी तो और बहुत सारे लोग हैं, उनको कितनी खराबियाँ होती हैं, तेरे को तो उतनी खराबी है भी नहीं। तो उन लोगों की दुख देख के इसका अपना दुख थोड़ा सा कम हो जाता है, इसके मन को कुछ राहत मिल जाती है। तो उसको कहते हैं भी कंसोल कर दिया गया, यानी वो कंसोलेबल है, जिसके मन को राहत पहुंचाई जा सकती है कुछ करके। परंतु ये जो इनकॉन्सेबल वाला बंदा होता है, आप इसके लिए कुछ भी करो, कुछ भी इससे कहो, ये फिर इसको लगता ही नहीं, इसके जैसे उसके दिमाग पे उसका कुछ असर होता ही नहीं है, तो ये अपनी उसी दुख के अंदर घुसा रहता है। तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस वालों के साथ ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो हर चीज़ में सिर्फ दुख देखते हैं। अपनी हेल्थ खराब है तो उसको लगता है कि मेरे से ज़्यादा भयानक बीमार दुनिया में कोई है ही नहीं, मेरे अंदर ये भी बीमारी है, वो भी बीमारी है, उसके लिए कि दुखी होते रहते हैं। तो जब दुखी होते रहते हैं तो आप कुछ भी करो तो वो तो ठीक होने वाला नहीं है, उनके मन को तो शांति मिलने वाली नहीं है। तो इस महिला को भी मैं ये बार बार समझा रहा था, भाई ये मेरी दवाई है, ठीक हो जाएंगे, हमारी दवाई से सब लोग ठीक होते ही हैं, पहले भी तुम ठीक हुए हो। क्योंकि इसने 5 साल पहले भी मेरे से एक बार इलाज लिया था, जब इसके गर्दन में एक कोई ट्यूमर टाइप गांठ जिसे कहते हैं ये निकल आई थी, तो उस टाइम मैंने सोयरानम से इसको ठीक किया था। तो ये 5 साल से ठीक चल रही थी। उसके बावजूद भी, और इसको मालूम भी है कि मैं कितने लोगों को बहुत आसानी से ठीक कर लेता हूँ, कितने भयानक भयानक केस मेरे ट्रीटमेंट में आके ठीक हुए हैं, पर फिर भी मेरी किसी बात से भी इसका मन को शांति नहीं मिल रही है, यानी कंसोल नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो इसको कहते हैं इनकॉन्सोलेबल। आप कुछ भी करो, ये दुखी है तो दुखी ही रहेगा, शांत नहीं हो सकता। एक और रूब्रिक हमने लिया था, स्टार्टिंग, स्टार्टल्ड, फ्राइट फ्रॉम एंड एज फ्रॉम फ्राइट। इसका मतलब ये है कि जैसे आदमी डर जाता है, दहशत कर जाता है, इस तरह से एकदम चौकन्ना हो जाता है, चौंक जाता है। जैसे कि आप शांति से बैठे हैं, एकदम कहीं धमाका हुआ तो आप एकदम एक चौंक जाते हैं, स्टार्टल्ड हो जाते हैं। तो इसका मतलब स्टार्टल्ड का मतलब कि आपकी एक्शन शुरू हो जाती है। तो अब ये कब एक्शन शुरू होती है, ये ऐसी सतर्क कब होती है, ऐसी घबराहट सी इसको कब होती है, जबकि कोई जैसे बहुत बड़ा डर इसको लग जाता है। डर किस चीज का होता है कि अरे फिर लैट्रिन जाना पड़ेगा, अरे फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, फिर मेरे को ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है, फिर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा ख्याल आते ही जो डरा देता है इसको, तो फिर ये एकदम इसके सारे हाथ पैर कांप जाते हैं और अंदर तो लगता है कि ये क्या हो गया। तो तुरंत फिर इसको इलाज की बात करती है। तो जैसा इसका पति बोल ही रहा था कि ये चिड़चिड़ करती रहती है, तो चिड़चिड़ किस इरिटेबल नहीं हो रही होती। वो चिड़चिड़ करने का मतलब है कि उसको ये लगता है कि मैं बीमार हूँ और आप मेरी केयर करो और मुझे ठीक करो। पर वो कितनी भी केयर करो, क्योंकि इसके मन से निकलता नहीं मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ये कभी आता ही नहीं है दिमाग में, हमेशा बीमारी की बात ही आती है। तो इसलिए इनकॉन्सेबल भी रहती है, इसलिए डर भी रहता है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी रहती है, एंटीसिपेशन भी करते रहते हैं। तो सारे रूब्रिक 1-2 सेंटेंस की बातों से ही पता लग जाते हैं कि ये क्या है, और इसलिए आसानी से प्रिस्क्रिप्शन बन जाता है। एक और रूब्रिक लिया था हमने, डेल्यूजन, इंजरी, बीइंग इंजर्ड इज। इसका मतलब होता है कि इस वक्त वर्तमान में जो अवस्था है उसकी, वो ठीक नहीं है, उसमें कुछ खराबी है, उसको कुछ नुकसान हो रहा है, उसकी नॉर्मल हेल्थ नहीं है या नॉर्मल स्टेट में वो नहीं रह रहा है, वो एक नुकसानदायक खराबी वाली स्थिति में है।
तो इसको साथ क्या थी ऐसी खराबी वाली स्थिति कि एक तो बीमार है, दस्त लग जाते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, बच्चे की केयर नहीं है, जैसे इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यानी जीवन में सब कुछ खराब 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 ही है, कुछ भी परफेक्ट नॉर्मल नहीं है। तो इंजरी क्या होती है, जैसे आपको चोट लगी, ब्लेड कट गया, हाथ कट गया, यानी स्किन में ब्रीच आ गया, एक जख्म टाइप बन गया, तो उसको हम इंजर्ड कहते हैं। लेकिन अगर वही डंडे से चोट लगती है तो फिर हम इंजरी नहीं कहते, फिर हम उसको हर्ट कहते हैं। तो वहाँ ऐसा सब टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, कोई कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हुई है। तो यहाँ इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है। जो उसकी एब्सोल्यूट हेल्थ थी, जो परफेक्ट हेल्थ होना चाहिए इसके हिसाब से, उसमें अब एक दरार जैसी आई हुई है। यानी जैसे अब दस्त ना हो तो पूरी तरह से हेल्दी है ये, ब्लीडिंग ना हो तो पूरी तरह से हेल्दी है ये, तो अब वो परफेक्ट पूरी हेल्थ इसकी नहीं है। तो इसलिए इसको लिया था हमने डेल्यूजन बीइंग इंजर्ड। तो ये काली ब्रोम देने के बाद ये सारे ही सिम्टम हट गए, रोगी प्रसन्न रहने लगी। और उसने काफ़ी दिन के बाद फिर दोबारा मुझको फ़ोन किया था, जब इसको दोबारा ये प्रेग्नेंट हो गई और ऑपरेशन कराना पड़ा। तो उसका भी मैं अभी आपको ऑडियो क्लिप सुनवाता हूँ। हाँ सर, उनका एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ऑपरेट हो गया, अभी 3 दिन हो गए। लेकिन आज तो उसको फिर लूज मोशन स्टार्ट हो गया। आज क्या हो गया? लूज मोशन हो गया फिर से। अच्छा। और कल से ना उसको ब्लीडिंग भी हो रहा है। तो उससे क्या होता है, तो वो एकदम डाउन हो जाती है। अभी परसों की कल तक तो बहुत अच्छे से दोपहर बहुत ब्लीडिंग मतलब डेट आ गई? हाँ सर, हाँ ऐसा मतलब ऐसा ही लग रहा है उसको। हाँ। जैसे पीरियड में सेकंड डे में जैसा ब्लीडिंग होता है ना, तो वैसा हो रहा है उसको। अच्छा। हाँ चलो फिर क्या एक बार, हाँ सर एक बार बात कर लेंगे उनसे। 1 मिनट। हेलो सर। हाँ हाँ सर वो ऑपरेशन हो गया 15 अगस्त को। हाँ 2 दिन तक ठीक ठीक, कल शाम तक भी बहुत मतलब अच्छा महसूस हो रहा था। हाँ शाम से जैसे पीरियड स्टार्ट होते हैं ना रेगुलर, हाँ उस टाइप पीरियड स्टार्ट हो गया, मतलब ब्लीडिंग हो रहा है। हाँ जैसे सेकेंड डे को होता है वैसा ब्लीडिंग हो रहा है। अच्छा। नहीं तो फिर उन डॉक्टरों ने क्या कहा ऐसे होना चाहिए? आपकी डेट का टाइम है क्या ये? नहीं, डेट का टाइम ये नहीं था। हाँ वो प्रेगनेंसी था तो वो मिस हो गए थे ना पीरियड। हाँ हाँ तो अभी ऑपरेशन हो गया वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। नहीं तो मतलब उन्होंने डॉक्टर ने क्या कहा आपको, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, उन्होंने कहा एक थोड़ा सा होगा, इतना हेवी होगा ऐसे नहीं कुछ बोला था। हाँ थोड़ा सा होगा ऐसा बोला था उन्होंने। ठीक है। लेकिन कल शाम से रेगुलर जैसे पीरियड्स आते हैं, सेकेंड डे को जितना ब्लीडिंग होता है वैसा हेवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है। अच्छा। नहीं तो आपको क्या डर है इससे? नहीं सर, डर तो कोई लग नहीं रहा है। हाँ फिर किस लिए फोन किया? क्या? फिर फोन किस लिए किया ये जानना चाह रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ, मतलब डॉक्टर तो बोले थे कि थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं होगा। ये ऐसा हेवी ब्लीडिंग क्यों हो रहा है? मतलब ये डर नहीं है दिमाग में? ऐसा कोई डर दिमाग में नहीं है? सर मतलब सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। क्या? ये मतलब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ। नहीं कंफ्यूज क्या हो रही है? मतलब ये ऐसा हुआ क्यों? नहीं क्या हुआ, क्यों ब्लीडिंग या एक्टोपिक प्रेगनेंसी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों हुआ, मतलब मेरा डाइट भी ठीक है सब। नहीं डाइट से कुछ नहीं होता, वो तो हो जाता है बहुतों को, इसमें तो डाइट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सब कुछ ठीक था फिर भी ऐसी प्रेगनेंसी क्यों हुई? अरे ये हो जाती है ना, इसमें कुछ सोचना क्या है, इतनी चिंता क्यों लग रही है तुम्हें? चिंता किस चीज की है?
आगे की चिंता है या? नहीं, वो प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा सा परेशान हो गई थी कि आगे होगी कि नहीं प्रेगनेंसी या। अभी ये डर आ रहा है आपके दिमाग में कि आगे प्रेग्नेंट रहूंगी नहीं रहूंगी मैं? हाँ, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा तो नहीं होगा ना? कितने बार ट्राई करने के बाद प्रेगनेंसी हुई थी आपको? ये कितने साल तक ट्राई मारी थी आपने? समझी नहीं। आप अरे कितने साल तक आप ये सब कोशिश करते रहते प्रेग्नेंट होने के लिए? हाँ? लास्ट दिसंबर में तो मिसकैरेज हुआ था। हाँ। उसके बाद तो अभी हुआ ऐसा। बीच में मतलब आपने कोई प्रिकॉशन रखी थी या फिर नॉर्मली रहे आप? हाँ, प्रिकॉशन नहीं, लेकिन नॉर्मली मतलब रहता था। अच्छा, नहीं तो ये कोई ऐसा सर्टेन नहीं होता कि हर बार एक्टोपिक नहीं होती है। पहले भी तो नॉर्मली हुआ ना आपको बच्चा? हाँ, पहले नॉर्मल डिलीवरी थी सर। तो फिर तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं, नॉर्मल प्रेगनेंसी भी तो थी ना आपको? हाँ, नॉर्मल प्रेगनेंसी थी और डिलीवरी भी नॉर्मल थी? उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। नहीं, अब ये हो गया तो अब तुम्हें डर किस चीज को लेके है? अगर प्रेगनेंसी होगी तो क्या होगा? डर है या ये है कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी? मतलब दिमाग में क्या चल रहा है? वही के ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी दोबारा तो नहीं होगी ना? वो डॉक्टर ने कहा कि वो ट्यूब भी निकाल दिए एक साइड की, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वो? अच्छा, ट्यूब निकाल दिए तो अब एक तो यह है कि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस आधे रह गए हैं। हाँ ठीक है। हाँ, वो जो डॉक्टर थे ना जिन्होंने ऑपरेशन किया, हाँ। उन्होंने कहा कि और एक साइड वो ट्यूब निकालनी पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, नहीं ऑप्शन नहीं है। हाँ हाँ, और एक साइड की ट्यूब अच्छी है, नॉर्मल है। हाँ। नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी रही तो आपको सीजर की कोशिश ही करनी पड़ेगी। नॉर्मल डिलीवरी के बारे में आप सोच ही नहीं सकते, ऐसा बोल रहे हैं वो। तो फिर आपको क्या डर आ रहा है दिमाग में? वो सीजर से थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे। नहीं, क्यों? क्या होगा उससे, सीजेरियन से? वो काटते ना तो थोड़ा सा डर लगता है। वो थोड़ा मतलब मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए मुझे नेक्स्ट प्रेगनेंसी में। अभी मतलब दिमाग में यही ख्याल आ रहा है कि ये प्रेगनेंसी एक्टोपिक हो गई, नेक्स्ट टाइम तो ऐसे नहीं होगा ना? और रही तो फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर जबरदस्ती पेट काट के करना पड़ेगा डिलीवरी? उससे थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे अभी। मतलब उससे पेन का डर लग रहा है? हाँ, अभी बहुत सारे मेरी सहेलियों का भी देखा है ना सीजरियन। हाँ। तो वो बताती है ना कि सीजरियन बहुत पेन होता है, तो उसके वजह से दिमाग में थोड़ा सा डर बैठा है। मुझे सीजरियन नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अभी उसको दोस्त नहीं। क्या? अभी आप की एक और डोज खा लो। जी सर। ठीक है। एक मिनट मैं उनको देती हूँ। हाँ हेलो। हाँ हाँ, अभी इसको यार माइंड सेट नहीं है इसका, डोज और दे दे। पहले 30 दी थी तुमने, 200 दी थी? 30 दिया था सर। तो अभी 30 दे दो, 2-4 दिन बाद अगर डर नहीं निकले दिमाग से तो 200 दे दो। ठीक है सर, सुनिए ना, तो ये बीच बीच में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम हो रही है उसको भी फिर से लूज मोशन हो गया, अभी ब्लीडिंग हो रहा है, ये सब उसके है ना? इसको सालों इलाज चलेगा तब जाके ठीक होगा। ये सब गड़बड़ है। तभी तो फर्स्ट डे को समझाया था। हाँ हाँ, ये तो होते रहेंगे, इसको तो ऐसे अचानक मेडिसिन ठीक है हमारी, पर वो कंस्टिट्यूशन टोटल रिवर्ट होने में तो सालों लगेंगे। हाँ हाँ, फर्स्ट डे समझाया तो था। हाँ ना।
हाँ, तो इसलिए टेंशन मत। ठीक है, चलेगा जो सर। भी मैं लूज मोशन हुए हैं, जो भी लूज मोशन हुए हैं, तो पहले जितनी नाते घबरा रही है। हाँ हाँ, हैं? पहले जैसा उसको लूज मोशन का तक परेशानी नहीं, मतलब दिमाग में नहीं आ रहा है नहीं आ रहा अभी तो। ऐसे तो ठीक होता है। हाँ हाँ क्योर के लक्षण होते हैं ना, हाँ हाँ, और उतना अभी ज्यादा तो हुए भी नहीं होंगे ना। नहीं नहीं, मतलब अभी खाना तो कल से स्टार्ट किया है, तो अभी आज हो गया। थोड़ा वो ब्लीडिंग की वजह से वो थोड़ा मतलब ऐसा डाउन हो जाती है, और ये लूज मोशन हो गया तो उसमें और डाउन हो गई, तो हाँ, दिमाग में सब थोड़ा। गड़बड़ है ना, बहुत सारा कंस्टिट्यूशन खराब है, धीरे धीरे ठीक हो जाए, टेंशन नहीं। ठीक है सर, कुछ रहेगा तो मैं कॉल करता हूँ, अभी वो दे देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तो अभी मैंने इसको काली, जैसे पहले काली ब्रोम 30 दी थी, क्योंकि अभी ये सब उससे काफ़ी ठीक रही है, और अभी इसका मानसिक स्टेट भी बदली है, पर काली कार वाली स्टेट तो बिल्कुल नहीं है। जो बच्चों की चिंता होती थी वो वाली बिल्कुल नहीं है। तो अभी चिंता सिर्फ एक ही है इसको, एक तो ये अपने आप को अभी भी बीमार बीमार समझ रही है। दूसरा इसको है कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही, यानी उसके लिए एंटीसिपेशन कर रही है, तो उससे परेशान हो रही है। तो फियर एंटीसिपेशन भी है, एलिमेंट्स फ्रॉम एंटीसिपेशन भी है इसको। और उसके बाद अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही तो फिर वो पेट वेट काटना पड़ता है, तो ये फियर इंजर्ड और फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड भी रहा इसको। और उस काटने से जो पेन होता है उससे भी सोच के ये घबरा रही है, तो फियर ऑर्डियल ऑफ भी रहा। ये सारे सिम्टम इसको अभी कुछ मौजूद हैं, पर पहले से माइल्डर डिग्री में है। तो ये प्रोग्रेस इसकी हो रही है, रिकवरी हो रही है, धीरे धीरे ये हेल्दी होती चली जा रही है। अब दस्त आते हैं तो दस्त की चिंता इसको बिल्कुल नहीं है, बच्चे की नहीं है, जनरल वेलबींग है, और अभी आवाज़ में वो डर और दहशत नहीं है। तो ये ऐसे हम लोग जज करते हैं मरीज़ के प्रोग्रेस का। तो ये तब होता है जब वाइटल हार्मोनी रीस्टोर हो जाती है, उसका एक हिस्सा रिपेयर हुआ है, टोटल नहीं हुआ है। तो टोटल के लिए अभी जो काली ब्रोम की हमने पोटेंसी बढ़वाई है इसके पति को कह के, तो ये उससे और रिकवर हो जाएगी। फिर जो भी नई अवस्था आएगी, चाहे वो काली ब्रोम की आए या किसी और दवाई की आए, तो फिर हम वो दवाई देंगे, तो उससे और आगे रिकवरी हो जाएगी। तो इस तरह समय के अनुसार पेशेंट पहले से और ज़्यादा हेल्दी, और ज़्यादा हेल्दी, और ज़्यादा हेल्दी, ऐसे वो धीरे 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 चलता रहता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि एक प्रिस्क्रिप्शन दिया और मरीज का परफेक्ट हेल्थ उसको रिस्टोर हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। दुनिया की किसी पैथी में नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो होम्योपैथी है ये एक नेचुरल साइंस ऑफ हीलिंग है। तो कुदरत जो काम नहीं कराती है वो होम्योपैथी नहीं करा सकती है। ये इससे आप खुद समझ लो कि क्या इलाज होम्योपैथी में हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो कुदरत ऑल ऑफ सडन आपको हेल्दी नहीं बनाती है। कुदरत में हमेशा रिकवरी समय के हिसाब से चलती है। जैसे मान लो आपको बुखार आया, तो ये नहीं है कि अभी बुखार था 1 सेकंड के बाद बुखार नहीं है, या अभी फोड़ा हो गया तो 1 सेकंड के बाद फोड़ा नहीं है, या आपको कोई कट गया तो 1 सेकंड के बाद जख्म भर गया, या आपको यहाँ तक कि जो नॉर्मल क्रियाएं हैं, अगर टॉयलेट जाना है तो वो भी नहीं कि सारा मोशन 1 सेकंड में ही निकल गया, तो उसके लिए भी धीरे धीरे आपको बैठना पड़ता है। जब प्रेगनेंसी होती है बच्चा धीरे धीरे डेवलप होता है, जब डिलीवरी हो रही है तो उसमें सारी एक्शन धीरे धीरे मैच्योर होकर अंत में डिलीवरी हो जाती है, फिर उसकी वापस नॉर्मल बॉडी भी धीरे धीरे आती है। तो ये सब काम के लिए अपना टाइम फ्रेम नेचर का होता है। तो इसीलिए जब हम दवाई देते हैं तो ये दवाई का असर तुरंत आता है, तुरंत पता लग जाता है, जो मैं अपने सारे वीडियोज में बताता रहता हूँ। पर रिकवरी तुरंत नहीं होती है, वो धीरे धीरे जैसा भी समय ने, कुदरत ने उस रिकवरी का समय उस पेशेंट के लिए एक नेचुरल लॉ के हिसाब से बनाया हुआ है। उस पेशेंट का मतलब है कि उस किस्म की चीज़ों को सही होने के लिए, जैसे बता रहा था कि अगर फोड़ा है तो कुछ समय लेगा, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, एक उसका निश्चित समय होता है, एक अप्रोक्सीमेट टाइम होता है कि इतने समय में लगभग फोड़ा सही होता है, इतने समय में लगभग जख्म सही होता है, इतने समय में जल जाए कोई तो जलने का जख्म इतने दिन में बढ़ता है। तो ये एक टेंटेटिव पीरियड्स होते हैं नेचर के हिसाब से।
फिर वो डिपेंड बहुत सारी बातों पे करता है कि उसकी ऑलरेडी हेल्थ कितनी खराब है। अगर बहुत ही बीमार आदमी जलेगा तो उसकी रिकवरी उतनी स्लो होगी या नहीं होगी। अगर एक हेल्दी आदमी जलता है उतने ही परसेंट, तो उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। तो रिकवरी बहुत सारी बातों पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अंधेरे में चला जाए। तो जब मैं दवाई का सिलेक्शन करता हूँ और इलाज कर रहा होता हूँ, तो हम हर स्टेप पे श्योर होते हैं कि हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अंधेरे में कुछ नहीं चलता है, अज्ञानतावश कुछ नहीं चलता है, क्योंकि हम होम्योपैथी की साइंस को मैं अच्छे से समझता हूँ। तो आराम मरीज को आ जाता है, पर इलाज चलता रहता है। तो कभी भी किसी भी पेशेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने एक डोज दी या परमानेंट मरीज की हेल्थ रिस्टोर होगी। ऐसा नहीं होगा, ना होता है, ना कभी किसी पैथी में होगा। कुदरत ने ये नियम बनाए नहीं है। तो बाकी लंबा वीडियो हो गया है, पर इससे छोटा मैं बना नहीं सकता, क्योंकि ये जितनी भी ज़रूरी बातें हैं उनको भी मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है। तो आगे भी मैं कोशिश करूँगा इस किस्म के ऑडियो के साथ आपको वीडियो दिए जाए, जिससे आप समझ सको, जैसे कि आपको क्लिनिक में ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये क्लिनिकल ट्रेनिंग है, क्योंकि बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर मुझको फ़ोन करते हैं कि हम आपसे सीखना चाहते हैं, आपके क्लिनिक में आना चाहते हैं, तो वो मेरे लिए संभव होता नहीं है। तो उन्हीं का ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्लिप्स के द्वारा बनाने की कोशिश की है, क्योंकि हम वीडियो नहीं डाल सकते पेशेंट की प्राइवेसी के कारण। तो ऑडियो को तो हम एडिट करके डाल सकते हैं, तो उसमें नहीं पता लगता कौन पेशेंट है, और उसकी परमिशन हम ले लेते हैं ऑडियो की। तो वीडियो की परमिशन नॉर्मली पेशेंट हमको नहीं देते हैं, तो वो हम शेयर नहीं कर सकते हैं। तो प्राइवेसी बनाए रखना ज़रूरी होता है। तो मैं समझता हूँ, बल्कि मुझे मालूम है कि ये वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग हैं जो इन वीडियो से मेरे फ़ायदा उठा रहे हैं, पर उसमें कुछ इतने मक्कार लोग होते हैं, कुछ की बात कर रहा हूँ, सब नहीं होते हैं। तो वो वीडियो देखने के बाद अपने मरीज सही कर रहे होते हैं, पर फिर भी कमेंट बॉक्स में मुझको उल्टे सीधे कमेंट लिख रहे होते हैं। तो ये एक एहसान फरामोशी है, बीमार मानसिकता है। और ऐसे लोग की जिंदगी में अगर आप अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि हजारों किस्म की प्रॉब्लम्स उनके अंदर है। ये बिल्कुल एक नेचुरल लॉ है। जब आप इस किस्म की हरकतें करोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो मैं उन सभी भाइयों से, बहनों से जो भी ऐसे कमेंट करते हैं मेरे ऊपर, आप कमेंट करें, जितने भी मेरे गड़बड़ पॉइंट हैं आप सब लिखें, मैं उनका वेलकम करूंगा, उनको सुधारने की कोशिश करूंगा, और निश्चित रूप से मैं उनको सुधार दूंगा, बदल जाऊंगा। ये मेरे अंदर क्षमता परमात्मा ने दी है। परंतु आप सिर्फ मेरे को नेगेटिव कहने के लिए नेगेटिव ना कहें, फायदा उठाने के बाद मुझको ये ना कहें कि आपके वीडियो से मुझे फायदा नहीं हो रहा है, ये आप बकवास करते रहते हो, ये आपके लिए नुकसानदायक है, इससे मुझे नहीं फर्क पड़ता है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि मैं नहीं चाहता कि आप अनजाने में भी अपना नुकसान करो। मुझको जरा सा भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ना मेरा नुकसान होगा, ना नुकसान करने की क्षमता किसी में है मेरे अंदर। तो मैं परमा सहयोगी हूं, ईश्वर के द्वारा मैं प्रोटेक्टेड हूं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हूं। तो मुझको अपनी नहीं, आप लोगों की चिंता है, ऐसे कमेंट करने वालों की। तो कृपया ध्यान दें, कम से कम अपने पे मेहरबानी करें। तो ये लेक्चर मैं देता हूँ हर बार, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली समाज में होती नहीं है, और ना ही इनको कोई वेलकम नहीं करता है। पर जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसको गलत रास्ते पे चढ़ने से रोकते हो हमेशा। तो ऑडियो और वीडियो जो भी इसको कहें आप, इसको देखने के लिए धन्यवाद। आप इससे फ़ायदा उठाएं, लोगों को शेयर करें, ताकि अच्छी होम्योपैथी लोग सीख सकें। धन्यवाद।